नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, इतिहास की अपनी इस लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में हम प्राचीन इतिहास के स्रोत देख चुके हैं। आज लेक्चर 2 में हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यह देखेंगे। आयोग यहाँ से बार बार 1 से 2 प्रश्न पूछता है, तो यह टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता है। यह एक नगरीकृत सभ्यता है। यह एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको आप याद कर लीजिए। यह विश्व की प्राचीनतम नगरीकृत सभ्यता है। वर्ष 1921 में हड़प्पा के उत्खनन के साथ ही भारतीय सभ्यता मेसोपोटामिया एवं मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं की श्रेणी में सम्मिलित हो चुकी थी, क्योंकि ये सभी इसकी समकालीन सभ्यता थी। अब इस सभ्यता का काल निर्धारण देखते हैं, जो कि कई तरीके से किया गया है। इसके काल में हम देखते हैं पूर्व हड़प्पाई काल चरण है 3500 ईस्वी से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पाई, जहाँ हड़प्पाई सभ्यता पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी, यह लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। और उत्तर हड़प्पाई चरण, जहाँ यह पतन की ओर बढ़ी थी, यह लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व है। दोस्तों, ये तिथियां सभी सभी किताबें और विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है, लेकिन फिर भी जो सर्वाधिक मान्य तिथि यह मानी जाती है, जो रेडियो कार्बन 14 की डेटिंग विधि से की गई थी, यह 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। समकालीन सभ्यता जैसे बता चुके हैं, मेसोपोटामिया जो ईरान और इराक के आसपास है, दजला और फरात नदियों में, और मिस्र की सभ्यता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं निर्धारित तिथियाँ। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक नज़र आप डाल लीजिए इन पर। आगे चलते हैं बिना समय गवाए। खोज और नामकरण। खोज, जैसे आप जानते हैं कि हड़प्पा में सर्वप्रथम खोज की गई थी, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। और सिंधु घाटी के किनारे यह बसी हुई, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों के बारे में लिखा था। उसके पश्चात देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षक थे। इन्होंने 1853 और 1856 में हड़प्पा का दौरा किया, परंतु वह इसके महत्व को नहीं समझ सके। तो इसलिए यह प्रश्न भी आयोग पूछता है कि ऐसे कौन से ये जो थे सर्वेक्षक थे जिन्होंने हड़प्पा के महत्व को नहीं समझा। तो ये सीधा उत्तर इसका अलेक्जेंडर कनिंघम आता है। सन 1921 ईस्वी में पुनः प्रयास किए गए सर जॉन मार्शल के द्वारा। उन्होंने निर्देश दिया और उनके निर्देशन पर दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल के मांट मोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित टीले का पुनरावेक्षण किया, अर्थात दोबारा से अन्वेषण किया, दोबारा से छानबीन की, और पाया कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन सभ्यता है। तो यहाँ से इसका महत्व शुरू होता है। जो चीज़ जनरल ये अलेक्जेंडर कनिंघम इग्नोर कर चुके थे, उसको पुनः इन लोगों ने स्थापित किया। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। तो आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आयोग यहाँ से प्रश्न बनाता है। यह है रावी नदी के बाएं तट पर था हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर था। आयोग क्या करेगा, एक ऑप्शन देगा, एक कथन देगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर था, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें आपको याद रखनी है, अन्यथा पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट्स के फलस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन सर मार्शल का ध्यान सर्वप्रथम हड़प्पा की ओर पड़ा, और इसने इसको महत्व दिया। ये एक सामान्य से स्टेटमेंट है, इस पर प्रश्न बन भी सकता है और नहीं भी। इन सभी तथ्यों को हम शॉर्ट में यहाँ एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। ये सभी तथ्य यहाँ पर संकलित किए गए हैं। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा। नामकरण जॉन मार्शल ने 1924 में इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया, और हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम खोजा गया, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया।
अब ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट सारे यहाँ एक टेबल में है, ये आयोग ऊपर से कुछ पूछे ना पूछे ये जरूर पूछता है। तो आपको ये इनका ध्यान देना होगा कि कौन सा स्थल है, इसकी खोज का वर्ष क्या है, खोजकर्ता कौन है और किस नदी के तट पर है। तो ये टेबल आप नोट कर लीजिए और वीडियो को देख लीजिए बार बार। जल्दी से बताते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की 1922 में नेक्स्ट ईयर ही राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पर। चुंदोड़ो भी 1931 में किया गया एनसी मजूमदार सिंधु नदी के तट पर। रोपड़, अब ये देखिए आप, सिंधु नदी के तट पर दोनों महत्वपूर्ण स्थल है। रोपड़ 1953 में बीबी लाल के द्वारा सतलज नदी। लोथल रंगनाथ राव के द्वारा भोगो नदी। कालीबंगा अमलानंद घोष घग्गर नदी, ये सन भी देखते चलिए। बनावली घग्गर नदी जिसे सरस्वती भी कहा जाता था, आर एस बिष्ट के द्वारा खोज की गई है। और सुतकांगेडोर, ये जो है इसका नाम ओरेल स्टीन, ये दाश्त या दाश्त नदी भी इसको बोलते हैं, दाश्त नदी। धोलावीरा जेपी जोशी के द्वारा लूनी नदी के तट पर। तो ये सभी आप एक बार देख लीजिए, इसको तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आयोग पूछता है प्रश्न हर बार। अन्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं प्रश्न, वनडे एग्जाम में भी। अब सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के बारे में दोनों ने क्या विचार दिया, अर्थात किन लोगों के द्वारा यह सभ्यता बसाई गई, वह है यहाँ पर इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। विद्वान राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोगों द्वारा यह बसाई गई थी। गार्डन चाइल्ड्स एवं मार्टिमर व्हीलर के द्वारा यह सुमेरियन लोगों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। और DR लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी ने बताया कि यह सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। तो आप ये भी याद रखिए, इससे भी आयोग प्रश्न बना सकता है। अभी तक 1 या 2 बार पूछा होगा शायद, लेकिन अभी पूछ सकता है। इसका विस्तार, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछता है इसको। सबसे पहले इसके विस्तार में हम देखते हैं कि उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी स्थल कौन कौन से हैं। तो उत्तरी स्थल इसका मांडा चिनाब नदी पर है, ये वाला यहाँ पर, ये देखिए आप, जम्मू कश्मीर में जो है। दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये यहाँ पर कहीं है, मैप में शायद नहीं दिखाया गया है। पूर्वी आलमगीर हिंडन नदी, अर्थात मेरठ, अपना जो मेरठ है उत्तर प्रदेश, ये सबसे पूर्वी स्थल है, तो इसको तो आप बिल्कुल याद रखिए, मेंस में भी काम आएगा। और पश्चिमी सुतकांगेडोर, ये दाश्क नदी पर है जो कि पाकिस्तान में है। सीमाएं, ये यही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, चारों चीज़ें देख लीजिए आप, इनको याद जरूर कर लेना। उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सुत कांगेडोर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर देखते हैं और उनकी कुछ विशेषताएं और वहाँ से प्राप्त वस्तुएं। आयोग और अन्य परीक्षाओं में यह बार बार पूछा जाता है कि ये वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है और इस स्थल की क्या विशेषता है। तो इनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, ये भी आपको देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थल, जो कि सबसे पहले जिसकी खुदाई की गई थी और जिसके नाम पर ही पूरा सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता। ये देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसकी स्थिति बता चुके हैं, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर, ये बाएं आपको रट लेना है बिल्कुल। उत्खनन, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसका उल्लेख किया था, लेकिन उत्खनन अगर पूछता है तो ये दयाराम साहनी द्वारा। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो इसका उत्खनन आप याद कर लीजिए अच्छे से। 1946 में मार्टिन व्हीलर ने दोबारा इसका सीमित उत्खनन कराया था आज़ादी के आसपास। ये आप याद रखिए कि जब देश आज़ाद होने वाला था उससे ठीक 1 साल पहले भी किया गया था उत्खनन, तब तक करे जा रहे थे अंग्रेज लोग। प्रमुख विशेषताएं देखिए, हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में, ये हड़प्पा जो है यहाँ 2 टीले बने हुए थे ऐसे, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को किला टीला कहा गया। ये पश्चिमी टीला जो होता था ये थोड़ा ऊंचा होता था ऐसे, और पूर्वी टीला थोड़ा नीचे होता था, ये आप याद रखिए। यहाँ 6-6 की कतारों में कुल 12 अन्न भंडार, अन्नागार मिले हैं। जैसे FCI के गोदाम होते हैं अभी, ये अन्नागार इस टाइप उस समय भी वहाँ पर थे फूड सिक्योरिटी के लिए, तो आप ये याद रखिए। अन्नागारों के पास काम करने के लिए 18 बैरकनुमा चबूतरे भी मिले हैं। वहाँ सामान स्टोर होता होगा या कुछ और कार्य के लिए यह यूज होते होंगे चबूतरे।
कांसे की एक इक्का गाड़ी मिली है। लाल बलुआ पत्थर की एक धड़ प्रतिमा मिली है, जिसमें से ये इस टाइप की प्रतिमा मिली है जिसमें धड़ अलग हो सकता था, हाथ अलग हो सकते थे, पैर अलग हो सकते थे। जैसे अभी जो बच्चों के खिलौने आते हैं उनको जोड़ जोड़ कर हम एक पिक्चर बनाते हैं पूरे, इस टाइप की ये प्रतिमा मिली है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर उस समय भी क्या किस स्तर की क्रिएटिविटी थी। एक मोहर जो है सींग वाले देवता, एक सींग वाले देवता पुरुष का अंकन मिला है, एक मोहर पर सींग वाले देवता का अंकन मिला है। मातृ देवी मिट्टी की मण मूर्ति, अर्थात ये मिट्टी की बनी हुई मूर्ति थी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। एक मृत्तिका के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, अर्थात यह पृथ्वी माता, संभवतः विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह पृथ्वी माता की मूर्ति है, क्योंकि उसके गर्भ से एक पौधा दिखाया गया है। पौधे जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं। यहाँ के दो फेमस कब्रिस्तान है, इनका सीधा सीधा नाम पूछता है, R37 और कब्रिस्तान H। इन दोनों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? वही जो अपना सबसे मेन स्थल है, हड़प्पा। आगे चलते हैं। बर्तन पर बने एक चित्र में मछुआरे को दिखाया गया है। एक श्रृंगी पशु मोर, अर्थात एक सींग वाले पशु की मोर भी मिली है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, जो ये भी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में के लरकाना ज़िले में है ये, सिंधु नदी के दाएं तट पर। अब आप देखिए, इसकी खोज भी राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी अभी ऋतिक रोशन की, आपको याद होगा, सुपर फ्लॉप मूवी थी वो। कांसे की बनी नर्तक की मूर्तियाँ मिली है। सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ मिला है। ये बड़ा ही कॉमन और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मार्शल, जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण इनको बताया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और अपने आप में बड़ा ही दिव्य और भव्य था। स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। पक्की ईंटों से बना एक वृहद अन्नागार, अर्थात अन्न का गोदाम भी था। एक पशुपति योगी की मूर्ति मिली है, जिसे शिव माना गया है कि ये शिव योगी को, इसको शिव माना गया है, इसकी मूर्ति है ये। इस मूर्ति इस जो मुद्रा है, सॉरी मूर्ति नहीं, मुद्रा मिली है। इस मुद्रा में क्या है? बाईं ओर गैंडा और भैंसा तथा दाहिनी ओर हाथी एवं बाघ ये मिले हैं, इनका चित्रांकन किया हुआ है। और सिंहासन के नीचे जो योगी जी बैठे हुए हैं, ये पशुपति शिव जो बैठे हुए हैं, उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हैं। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये पूछता है कि इसमें कितने कितने ये मिले हैं, पशु मिले हैं, और कौन कौन से पशु मिले हैं, इस पर भी आयोग प्रश्न बना सकता है। तो आपको एलिमिनेट करना होगा वहाँ। जैसे गेंडा भैंसा और यहाँ देगा घोड़ा, तो आपको घोड़ा नहीं लगाना है, गेंडा और भैंसा लगाना है। हाथी और बाघ है तो वो सेलेक्ट करना है। मिट्टी के खिलौनों के रूप में हल मिला है, हल के साक्ष्य मिले हैं। सड़कें, तो हल के साक्ष्य मिले हैं, तो अर्थात इससे पता चलता है कि कृषि करते थे, उन्नत कृषि की तकनीक भी थी वहाँ पर। सड़कें, जैसे कि ये बड़ा कॉमन फैक्ट है, कैसे समकोण पर काटती थी, तो ये उन्नत नगरीकरण को दिखाता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ नगरीकरण किया हुआ था। सबसे लंबी मोहर जिस पर एक नाव का चित्र बना हुआ है, ये भी मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ये सारे फैक्ट आप देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हम वैसे तो किताबों में फैक्ट की भरमार दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर छांट कर आपके लिए सेलेक्ट करके वही फैक्ट लाए हैं जो आयोग पूछता है या जिसके पूछने के चांस है। कालीबंगा, अब भारत में देखते हैं। कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। यह घग्गर नदी के बाएं तट पर है, ये देख लीजिए आप, जिसे प्राचीनतम सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कराया, इनके निर्देशन में उत्खनन हुआ यहाँ पर। कालीबंगा अर्थात काली चूड़िया, राजस्थानी भाषा में से बोलते हैं काली चूड़िया। यहाँ पर दो टीले मिले हैं, जिनके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार है। ये जो दो टीले हैं, यहाँ की ये खूबी है कि इसके चारों ओर एक ऐसा फेंस बनाई हुई है, एक दीवार बनाई हुई है प्राचीर, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी, जिसे आज किलों में देखते हैं। यहाँ जुते हुए खेत का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग कुओं, नालियों और स्नानागार बनाने में किया गया। अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंड मिले हैं, जिनके पास से पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। अर्थात ये क्या दर्शाता है? पशुओं की हड्डियाँ अर्थात
यहाँ पशु बलि दी जाती होगी उस समय पर। पक्की ईंटों का, वही पक्की ईंटों का बना पक्की मिट्टी का बना एक पैमाना, अर्थात ये पक्का हुआ, जैसे पक्की मिट्टी के बर्तन होते हैं ऐसे पक्की मिट्टी का पैमाना था। अलंकृत ईंटें मिली हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। और मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप भी मिली है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते चलिए। लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है वर्तमान में भारत में, यह भोगवा नदी के तट पर है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है आयोग, इसको देख लीजिए। लोथल भोगवा, आयोग क्या करता है, आपको इधर स्थल देगा और इधर नदी तट देगा, तो आपको ऐसे मैचिंग में पूछता है कि जैसे लोथल, तो यहाँ लिख देगा रावी, और हड़प्पा ऐसे यहाँ लिख देगा भोगवा। तो आपको ऐसे मैच कराना है, ये आप मैच करा दीजिएगा। तो इनको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ऊपर जो एक लिस्ट दी हुई है हमने। चलते हैं आगे, लोथल की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विश्व का प्राचीनतम गोदियाड़ा अर्थात डॉकयार्ड, जहाँ पर जो शिप खड़े होते हैं, वो वहाँ ये प्राप्त हुआ है। तो इसका आकार देख लीजिए, 223 x 35 x 8 मीटर है। यहाँ जहाज बनाने का और व्यापार का केंद्र था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि गुजरात आज भी व्यापार में सबसे आगे हैं, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के समय से भी वहाँ पर व्यापार होता था समुद्री रास्ते से। तो आप अपने आज के इतिहास में भी आप अगर अपना प्राचीन इतिहास देखते हैं तो उसकी झलक दिखाई देती है। गुजरात आज भी व्यापारी लोग सबसे ज़्यादा गुजरात में हैं। बड़े बड़े व्यापारियों का नाम आप जानते ही हैं जो छाए हुए हैं भारत में, विश्व में भी। फारस की मुहरें यहाँ से मिली हैं। धान अर्थात चावल और बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। नाव के चित्र जो ऊपर भी मिले थे, ये क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही चीज़ कई जगह से मिलती है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ मिली थी वहाँ कैसे मिली। तो ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी आपको। खिलौना मिला है नाव का, क्योंकि ये एक कोस्टल एरिया था, तो यहाँ देखो खिलौने भी नाव के रूप में मिलते हैं। शंख, मन के बनाने का कारखाना इत्यादि मिला है। मन के कहाँ बनेंगे, जहाँ बिजनेस होगा, तो इसलिए लोथल से मन के बनाने का कारखाना मिला है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। चनूदड़ो पाकिस्तान के वही सिंध प्रांत से है, सिंधु नदी के बाएं तट पर है, और उत्खनन कार्य 1931 ईस्वी में NG मजूमदार द्वारा किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं चंदूड़ो की। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ टीले दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सब पूरी सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल यही है जहाँ दुर्ग नहीं बना है, दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। यहाँ मन का बनाने का कारखाना, देखो मन का बनाने का कारखाना ऊपर भी मिला था, तो यहाँ भी मिला है। और मोहरे बनाने का कारखाना मिला है। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। अलंकृत हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एकमात्र स्थान जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है, अर्थात ऊपर जो आपको ईंटें बताई गई थी उसकी बजाय ये ऐसे मिली है यहाँ पे वक्र की शेप में। लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी मिली है, अर्थात महिलाएं मेकअप भी करती होगी उस समय भी। बनावली, जो भारत के हरियाणा में स्थित है, ये फतेहाबाद जिले में स्थित है। उत्खनन कार्य RS बिष्ट द्वारा किया गया। ये सन आप देख लीजिए, 1973 से 1974। ये काफ़ी नया है। दुर्ग, निचला नगर एक ही प्राचीन में बने हुए थे, दुर्ग और निचला नगर। ये भी जो ऐसे दुर्ग और ये जो निचला नगर होता था, ये एक ही प्राचीन के अंदर थे। मिट्टी के खिलौनों के रूप में हल्का साक्ष्य मिला है बनावली से। दोस्तों ये फैक्ट आप जरूर याद कर लीजिए। बनावली का अगर कोई प्रश्न पूछता है तो केवल यही पूछता है कि मिट्टी के हल्का खिलौना कहाँ से मिला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब सुरकोटदा, भारत, ये भी गुजरात में है। तो इसका जो उत्खनन कार्य है जो जगपति जोशी जी ने कराया था 1964 में। कब्र कहाँ मिली है, कब्र तो हर जगह से ही मिली है लगभग, क्योंकि हर जगह आदमी थे, मरते थे तो दफनाते थे, तो कब्र मिलेंगी ही। यहाँ से घोड़े का साक्ष्य, इसका ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप देख लीजिए। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा। कलशावदान, पोर्ट ब्रुअल के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात कलश में जैसे हड्डियों के साथ हड्डियाँ दफनाई गई हैं, तो कलश शवदान, पोर्ट ब्यूरियल।
राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, यह भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इससे यही प्रश्न बनता है, इसके अलावा कोई प्रश्न बनता नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं यहाँ प्राप्त होती है, तो इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको भी देख कर जाइए। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थल और है जो छूट गया है, यहाँ धोलावीरा शायद ऊपर नहीं है कहीं भी, धोलावीरा भी हमें थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। यह भी गुजरात में है, धोलावीरा मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ, धोलावीरा यह भी गुजरात में स्थित है। यह एकमात्र भारत का ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो यूनेस्को में शामिल है। यह आप शॉर्ट नोट्स में बना देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ। यह 3 भागों में था, इसकी यह एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यह 3 भागों में था। इसमें दुर्ग, जैसे अन्य सभी स्थल क्या थे, दुर्ग और निचला नगर, केवल यही थे ना, तो यह 3 भागों में था, इसमें एक मध्य नगर भी था। तो यह इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसकी खोज जो है जगपति जोशी जी ने की थी, जगपति जोशी। और यहाँ उन्नत किस्म की जल संचयन प्रणाली, यह प्रश्न आप बार ये आयोग पूछता है, जल संचयन प्रणाली उन्नत किस्म की कहाँ थी, तो ये आप याद कर लीजिए, जल संचयन उन्नत प्रणाली कहाँ की थी, धोलावीरा की। ये स्थल भी आप याद कर लीजिए, हम अपने इस PDF में इसको अपडेट कर देंगे या आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज सभी महत्वपूर्ण तथ्य हमने बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। दोस्तों आप अगर कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपको यह समझ नहीं आता कि एग्जाम में इससे प्रश्न किस प्रकार बनेगा और कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण है, तो ये सब बता चुके हैं। यह सब तो आपको याद करने ही करने हैं, इसके अलावा आप पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, MCQ करते रहिए। यहाँ हम जो कुछ तथ्य थोड़े बहुत इसके अलावा होंगे उनको एक MCQ सीरीज चलाएंगे, उसमें कवर करा दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। दोस्तों एक सूचना आपको देनी है अपने YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल के बारे में। ये हमारे फोकस UPPCS टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा फोकस UPSC YouTube चैनल है, इससे इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे कुछ फ्री बैच चल रहे हैं मेंस के, YouTube पर भी और टेलीग्राम पर भी। कुछ पेड भी चल रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की पेड टेस्ट सीरीज चल रही है, 14 से अधिक टेस्ट कराए जा चुके हैं। हिंदी आलेखन और निबंध आपका पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और UPPCS मेंस की दृष्टि से भी अपना 2026 के जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये कुछ पहले आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसका ये शेड्यूल दिया हुआ है इधर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ GS4 के प्रश्न टेस्ट सीरीज अभी जल्दी शुरू होने जा रही है, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको संक्षिप्त और टू द पॉइंट उत्तर दिए जा रहे हैं। ये समीक्षा अधिकारी की आप कॉपी देख सकते हैं, यहाँ कितनी बारीकी से कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि आप जो भी गलती करने की संभावना है आप यहीं पर करें, एग्जाम में ना दोहराए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे महत्वपूर्ण लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल ग्रो करने के लिए। हमें प्रोत्साहित करते रहिए और पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।